नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कू इंटरनेशनल स्कूल की ई एजुकेशन क्लास में। मैं अजेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूँ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेट कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। बेटा कैट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो इंग्लिश मीडियम में, उनका मैं हिंदी ट्रांसलेट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे से ज़रूर आप डीएम करके या फ़ोन करके जैसा भी आपको उचित लगता है वैसे संपर्क कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन बॉम्बे एंड जाफरा विल बी रिड्यूस टू 280 किलोमीटर बाय सी। कह रहा है कि जो बॉम्बे और जाफरा के बीच की दूरी है वो 280 किलोमीटर समुद्र के माध्यम से, पहले 900 किलोमीटर थी, अब समुद्र से जाएंगे तो कितनी रह जाएगी, 280 किलोमीटर रह जाएगी। दिस विल लीड टू सेविंग ऑफ रुपीज़ 7.92 करोड़ पर एनम ऑन फ्यूल। इससे क्या कहता है, 7.92 करोड़ रुपए का है ना जो आपका फ्यूल हर साल बचा करेगा। तो ये आपने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद क्या है, देखो आपको समझ में आ गया कि 900 किलोमीटर की दूरी अब कितनी भैया, कितनी कम हो गई, 280 किलोमीटर कम हो गई और आपका कितना फ्यूल बच गया, 7.92 करोड़ का फ्यूल बच गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो स्टेटमेंट दिया उसी के अनुरूप आंसर देना होता है। ट्रांसपोर्टेशन बाय सी चीपर देन बाय द रोड, इस सेंटेंस के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। क्या कह रहा है कि समुद्र के माध्यम, समुद्र जो होता है वो सस्ता होता है रोड की अपेक्षा। इसकी सेंटेंस के बारे में हमें ऊपर नहीं दिया, तो नहीं दिया तो स्टेटमेंट क्या मान लेंगे, क्रॉस। नहीं पता सर, ये आंसर गलत है। दूसरा, फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, जो आपका फ्यूल है, ईंधन है, वो बड़ी मात्रा में बचेगा। और यही तो ये कह रहा है कि कह रहा है 280 किलोमीटर होने से हर साल कितने रुपए का फ़ायदा होगा आपको, 7.92 करोड़ का। तो पहले स्टेटमेंट के बारे में, कंक्लूजन के बारे में तो हमें दे ही नहीं रखा, दूसरे के बारे में दे रखा है। तो दूसरा देखते ही हमने कहा बिल्कुल सर दूसरा दे रखा है तो दूसरा सही है। पहला आप में दे नहीं रखा, दूसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा सर, ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन टू फॉलोज, केवल निष्कर्ष 2 की अनुपालना करता है। सर मीडियम कोई आपको, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत देने वाला है। इंग्लिश में मैं उसको हिंदी ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सुनते हुए चलिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो दोबारा पूछेगा। वैसे आप लोगों से उम्मीद है कि इतना तो सबको आता है बेटा। अच्छा, अगर आपको कोई मीडियम लेना है, आपको पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत तो आपको मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, इसमें नो डाउट। अगला सुनिए, गुड वॉइस इज ए नेचुरल गिफ्ट। अच्छी आवाज़ क्या होता है, कहते हैं ना प्रतिभा ऊपर धनी होते हैं, जो प्रतिभाएं ऊपर से मिलती है, कि अच्छी आवाज़ प्रकृति का गिफ्ट है, नेचुरल गिफ्ट है। बट वन हैज़ टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव, लेकिन भैया आपको इसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। किसके लिए, इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। आपको अपने के मधुरता बनाए रखने के लिए, इससे इम्प्रूव करने के लिए और आगे जाने के लिए, एक्सीलेंस मतलब आगे जाने के लिए आपको इस फील्ड में प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। नेचुरल गिफ्ट नीड, अब क्या पूछा है भैया, देखते हैं। नेचुरल गिफ्ट नीड्स नर्सरिंग एंड केयर। भैया जो नेचुरल गिफ्ट होते हैं उन्हें भी भाई साहब किसकी आवश्यकता होती है, नर्सरिंग की और केयर की। उनकी भी केयर करनी पड़ती है और उनकी भी आपको क्या कहते हैं, पोषण देना पड़ता है। नर्सरिंग का मतलब पोषण देना पड़ता है। अगर आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो आप अगर क्रिकेट छोड़ दोगे तो भैया आप भूल जाओगे। आपका दिमाग बहुत तेज है लेकिन पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे। तो आपको नेचुरल गिफ्टों की भी क्या करनी पड़ती है, केयर करनी पड़ती है। ये तो अच्छी बात है कि आपके पास कोई गिफ्ट है, नेचर ने दिया है, लेकिन आपको उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। अगला क्या है देखते हैं। अगला दे रखा है हमें, सॉरी, इवन दो योर वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है तब भी आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। बात तो सही है, लेकिन मैंने क्या कहा है, जो स्टेटमेंट दे रखा है, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसी के अनुरूप तो आंसर देना है। स्टेटमेंट में इसके बारे में बात कही है क्या, नहीं सर, स्टेटमेंट में तो नहीं है। तो मैंने हमेशा क्या कहा है, स्टेटमेंट जो कह रहा है उस चीज़ को फॉलो करना है। सर स्टेटमेंट केवल कंक्लूजन ए के बारे में बात कर रहा है तो आंसर आएगा केवल ए, कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, केवल अनुसरण करता है निष्कर्ष एक का। दो भी सही हो सकता है अपने मायनों में, लेकिन मैंने कहा सेंटेंस में दिया है क्या, स्टेटमेंट में दिया है क्या, नहीं दिया। इसलिए आपको पता चल गया कि केवल एक सही है, दूसरा गलत है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, कौन सा सही है कौन सा गलत है, स्टेटमेंट पढ़ के ही देना है बेटा जवाब। ऐसा नहीं कि सर ये तो ये भी सही है और ये भी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट जिस बारे में बात कर रहा है उसी के बारे में दिए गए लॉजिक के अनुसार ही आपको आंसर देना है। आपको एक शर्त कंडीशन लगा रखी है, उस कंडीशन के हिसाब से आंसर देना है। देखते हैं नया स्टेटमेंट। डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस क्रूड ऑयल। जो आपकी डोमेस्टिक डिमांड मतलब जो आपकी मांग है, घरेलू मार्केट की मांग है,
वो बढ़ गई, इंक्रीजिंग फास्टर, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, प्रोड्यूसिंग ऑफ इंडिजीनियस क्रूड ऑयल, जितना जो आपका क्रूड ऑयल है ना, पेट्रोलियम उत्पादों की जो कहते हैं ना प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय उनकी क्या कहते हैं खपत, मांग बढ़ रही है। सबको पता है पेट्रोलियम उत्पाद कम होते जा रहे हैं और उनकी मात्रा क्या बढ़ती हुई जा रही है, तभी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज़माना आने वाला है। लेकिन अब देखो स्टेटमेंट दे दिया, बिल्कुल से स्टेटमेंट है, कंक्लूजन देखो क्या हो सकता है। क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड। अब भैया प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस क्रूड ऑयल, जब आपके देश में आपकी पूर्ति नहीं हो रही आपके ईंधन से, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सर हमें आयात करना पड़ेगा। इम्पोर्टेड का मतलब आपको आयात करना पड़ेगा, दूसरे से तेल मंगाना पड़ेगा, जैसे भारत मंगाता है ना ईरान से। पहला सही है। डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस, या फिर आपकी जब सीधी सी बात है डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू डिमांड शुड बी रिड्यूस, ये क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, जो आपकी मांग है हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन ऑयल, जो ऑयल की अपेक्षा क्या हुआ भैया, आपकी मांग बढ़ गई है। अब जब आपके पास ऑयल नहीं है तो आपके पास दो कंक्लूजन है कि सर या तो तेल मंगाओ, या फिर घरेलू मांग में कमी करो। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है, तो इन दोनों में से केवल एक को फॉलो करेगा। तो इस हिसाब से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, या तो एक सही है या दो सही है, इन दोनों में से एक है। कैसे दोनों में से एक है? और का मतलब या तो आप तो भैया आपकी मांग कम कर लो या फिर आयात करो। सिंपल सी बात है, जैसे हम घर की बात करते हैं, घर में आपके कोई चीज़ कम हो गई तो क्या है, या तो आप उसे खरीद के लेके आओ या फिर उसकी मांग क्या कर दो, कम कर दो। जैसे घर में 10 किलो चीनी है, आपको 15 किलो की आवश्यकता है, तो या तो आपको खरीद के लानी पड़ेगी या फिर क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी जो खपत है वो कम करनी पड़ेगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दोनों ही कंडीशन में आप काम चला सकते हैं। तो दोनों बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन फाइंड टाइम फॉर रेस्ट, सभी जो व्यवस्थित लोग होते हैं जिनका टाइम टेबल फिक्स होता है, वो अपना टाइम टेबल फिक्स रखते हैं और रेस्ट के लिए भी टाइम निकालते हैं। ऐसा नहीं है जो बहुत सारे लोग दिखते हैं बहुत मेहनतकश, लेकिन भैया दिमाग को आराम देने की सख्त आवश्यकता होती है। जितने भी बड़े लोग होते हैं सब ऑर्गेनाइज होते हैं, तरीके से काम करते हैं। सुनीता इन स्पाइट ऑफ हर वेरी बिजी शेड्यूल फाइंड्स टाइम फॉर रेस्ट। सुनीता कोई लड़की है, उसका बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन तब भी वह रेस्ट के लिए टाइम निकाल लेती है। मतलब क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। कैसी पर्सन है? ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। और बिल्कुल दे रखा है, सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। बिल्कुल सही, यही बात। तो जब सुनीता अपने लिए टाइम निकाल रही है बिजी शेड्यूल से, तो अपने आप ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। सर बिल्कुल सही है। सुनीता इज एन इंडस्ट्रीज पर्सन। इंडस्ट्रीज का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो कैसी पर्सन है, समझो। इंडस्ट्रीज का मतलब कि इंडस्ट्री नहीं चला रही है, इंडस्ट्रीज का मतलब है वह मेहनती व्यक्ति है। बिल्कुल है। कैसी है? ऑर्गेनाइज और मेहनती है। मेहनती का कैसे पता चला? क्योंकि उसके पास कैसा शेड्यूल है? बिजी शेड्यूल है। कैसा शेड्यूल है? बिजी शेड्यूल है। तो बिजी शेड्यूल किसका होगा? जो मेहनती व्यक्ति होगा। तो सर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इस कंडीशन पे क्या आंसर आने वाला है सर आपका? इस कंडीशन में आपका आ रहा है चौथे का डी आ रहा है आपका, कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है, ऑर्गेनाइज भी और मेहनती भी है। इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? मेहनती। क्या है? मेहनती, हार्ड वर्किंग। लिखाऊँ कम आएगा? मेहनती। क्लियर है? एस पेन नहीं है अभी मेरे पास। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट नंबर 5 की साइड बढ़ते हैं। कोई बुक दे दी, बुक का नाम रख दिया इसने जेड। कोई सी बुक हो सकती है, अभी हमने मतलब बुक क्या मान ली? हमने जेड मान ली है। दिस बुक जेड इज द ओनली बुक which focuses attention to the problem of poverty in India between 1950 to 1980। कोई एक किताब है, किताब का नाम क्या है? जेड। उसका फोकस किस चीज़ पे? गरीबी की समस्या पे। कब से कब तक? 1950 से 1980 के बीच में जो भारत की गरीबी की समस्या है, उनका अध्ययन कौन सी बुक में किया गया है? किताब नंबर जेड में उनका अध्ययन किया गया है। किसी बच्चों को यहाँ तक दिक्कत समझ में आ गया कि बुक नंबर जेड में 1950 से 1980 के बीच में गरीबों की जो भी है गरीबी रही है भारत की, उनके बारे में अध्ययन किया गया है। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950। भैया ये ऐसा समझ में आएगा आपके कि कह रहा 1950 से कभी गरीबी की समस्या का प्रश्न नहीं रहा। गलत बात। गरीबी तो भैया अनादिकाल से चली आ रही है, जब से रुपए बना है तब से गरीबी चली आ रही है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ना तो इसके बारे में दिया और वैसे भी गलत है, दोनों तरीक़ों से गलत है। क्या 1950 से पहले गरीबी नीति थी और स्टेटमेंट में गरीबी के बारे में दे भी नहीं रखा, तो अपने आप गलत है। दोनों ही तरीक़ों से गलत है। नो अदर बुक डील्स
विथ पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग 1950 टू 1980। बिल्कुल नो अदर बुक, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ओनली बुक। क्या दे रखा है, ओनली बुक। ओनली का मतलब केवल यही किताब है, तो केवल यही किताब है तो मतलब एक ही किताब है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो कौन सा आएगा आपका आंसर, बी, कंक्लूजन टू फॉलोज, केवल निष्कर्ष दो की अनुपालना करता है। समझ में आया सबके? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पज। जो आपका सीक्रेट होता है, जो आपका रहस्य होता है सक्सेस का, वो क्या होता है, उद्देश्य के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, उद्देश्य के लिए होता है। लगातार जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं, वही आपका सीक्रेट है सक्सेस का। कहते हैं ना हार्डवर्क। तो अगर आप किसी पर्पज के पीछे लगातार, आपका एम क्लियर है और उसके पीछे लगातार मेहनत कर रहे हो, कॉन्स्टेंसी लगातार करते जा रहे हो, तो आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग बियर्स द स्टोन। कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग बियर्स द स्टोन मतलब ये प्रोवर्ब है। इस प्रोवर्ब का मतलब है कठिन मेहनत पत्थर तोड़ने जैसा होता है। मतलब अपन कहते हैं ना हार्ड वर्किंग, तो दैट इज कॉल्ड, कह रहा है कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जो आपको अपनी मेहनत है, मेहनत से आपको अगर कुछ चीज़ प्राप्त करनी है तो कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है भैया, कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग बियर्स द स्टोन। इसका मतलब एक कहावत है, क्या कहते हैं, बूंद बूंद है ना, बूंद बूंद। जैसे आपने देखा होगा झरने, जो बूंद बूंद होती है ना, वो क्या कहती है, भाटे में छेद कर देती है, आपकी चट्टानों में छेद कर देती है। तो कहावत है कि कांस्टेंट ड्रिपिंग बियर्स द स्टोन। जो लगातार बूंदें होती हैं वो किस में छेद कर देती हैं, स्टोन में भी छेद कर देती हैं। तो छोटी छोटी मेहनत रोज करोगे आप, रोज को एक एक घंटा पढ़ोगे, तो आपके आने वाले टाइम में बहुत नॉलेज होने वाली है। प्रोवर्ब है तो अपने आप में सही है। कठिन मेहनत है, इसका आंसर क्या है, कठिन मेहनत करना है एक तरीके से। सिंगल माइंडेड डिवोटेशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग एक सिंगल माइंडेड है, सिंगल माइंडेड मतलब आपके दिमाग में केवल ये है कि सर मुझे तो यही करना है, आपके दिन भर यही दिमाग में चलता है, तो आपको सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका दिमाग दूसरी जगह भटका ही नहीं। कई लोग होते हैं ना, मुझे तो ये भी करना है, वो भी करना है, मैं तो यहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी जाना है, फलाने का काम भी करना है, ये काम भी करना है, वो भी काम करना है। तो बेटा वो सब जगह तो फॉलो नहीं कर सकते। मल्टी टैलेंटेड लोग तो एवी डिविलियर्स कम ही होते हैं। लेकिन अगर आपको क्या करते हैं, सिंगल माइंडेड हो, एक ही फील्ड में आपका दिमाग है, तो आप अपना जो अचीविंग सक्सेस है जरूर प्राप्त करोगे। सिंगल माइंडेड डिवोशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस। सक्सेस प्राप्त करने के लिए सिंगल माइंडेड बिल्कुल दिमाग जरूरी है, एक ही दिशा में दिमाग चलना चाहिए। तो दोनों ही सही हैं, दोनों सही हैं। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। पहला और दूसरा दोनों नियमों की अनुपालना होती है। आगे बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 7 की। द परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम शेयर्ड बाय टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया इज 35। कह रहा है बेटा, ये गरीबी वाली बात कह रहा है कि जो टॉप परसेंटेज है, इंडिया के 10% लोगों के पास 35% पैसा है, इनकम है। द परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम है ना, उसमें क्या है, जो दो टॉप 10% है उनके पास कितना पैसा है, 35% पैसा है। अपन कहते हैं ना दुनिया में, जो जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इनके पास इतना पैसा है जितना शायद अपनी सिटी के पास नहीं होगा। क्लियर है? तो समझते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है। When the economy grows fast, concentration of wealth in certain pockets of population take place। जैसे ही इकॉनमी बढ़ती है, जैसे ही बेटा इकॉनमी बढ़ती है, तो कुछ लोगों के पास ही पैसा आता है क्या? गलत बात है बेटा। जब इकॉनमी बढ़ती है, जब इकॉनमी बढ़ती है तो सभी लोगों के पास पैसा आता है। ध्यान देना, इकॉनमी बढ़ती है। आज से पहले अपनी इकॉनमी कम थी, तो आप सब जानते हैं कि 2 रुपये की या 10 रुपये की क्या वैल्यू हुआ करती थी। आज से अगर आप 20 साल 25 साल पहले पूछेंगे 10 रुपये, तो 10 रुपये की वैल्यू क्या हुआ करती थी, बहुत होती थी। और आज 10 रुपये की वैल्यू क्या है, बच्चा स्कूल जाने से पहले 10 रुपये की चॉकलेट खाता है। तो क्यों? क्योंकि इकॉनमी बढ़ी है। तो इकॉनमी बढ़ी है तो उसके साथ क्या कहते हैं, हम लोगों के सामने पैसों की जो वैल्यू है वो भी कम होती हुई गई है। किसी टाइम पे 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते थे, आज 1-1 लाख रुपए क्या पर महीने की इनकम होती है लोगों की। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना बेटा, नेशनल इकोनॉमी ग्रोथ करती है, तो सभी की इनकम बढ़ती है, सभी लोगों के पास पैसा आता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। द नेशनल इनकम इज अनइवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है, नेशनल इनकम है ना,
अनियमित तरीके से, अनइवेंचुअली मतलब अनियमित तरीके से अलग अलग लोगों के रूप में बढ़ती है। ये सही है। अब बेटा क्योंकि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है उनके पास पैसा आ रहा है, लेकिन महंगाई अनुपात में ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही। हाँ तो भैया बहनों, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा था। द परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ द हाउस होल्ड्स 35 कह रहा है जो टॉप 10% लोगों के पास है देश की इनकम का कितना परसेंट है, 35% हिस्सा है। व्हेन इट इकोनॉमी, अब क्या कंक्लूजन क्या है, जब भी इकोनॉमी ग्रोज फास्ट, जब भी इकोनॉमी बढ़ती है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ पॉपुलेशन टेक प्लेस। कहता गिने चुने लोगों के पास पैसा जाता है क्या, नहीं यार ये गलत है। गलत क्यों, पैसा तो सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो पैसा होता है वो सभी लोगों के पास बराबर, बराबर तो नहीं कह सकते हम, बराबर तो नहीं होता, लेकिन जब भी इकोनॉमी बढ़ेगी तो सबके पास कुछ ना कुछ पैसा आएगा। जैसे सुनिए, पहले मजदूरी कम थी, अब मजदूरी क्या है ज़्यादा, तो लोगों के पास पैसे तो बढ़े ना। पहले अब बेलदारी 100 रुपये लगती थी लेबर चार्ज, अब कितना है 500 रुपये। तो सारी चीज़ें महंगाई बढ़ी है और लोगों की इनकम भी बढ़ी है, क्योंकि हमारी ग्रोथ बढ़ी है, इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ी है। क्लियर है, पहला स्टेटमेंट गलत है बेटा। अगला सुनिए, द नेशनल इनकम इज इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया। बेटा ये बड़ा सही सेंटेंस है और देश की पूरी गड़बड़ी का आधार यही है। जो तो नेशनल इनकम है अनइवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया, ये कैसी है, अनइवेंचुअली अनियमित तरीके से लोगों में बांटी जाती है। कैसी बांटी जाती है, अनियमित लोगों में, अनियमित तरीके से लोगों में बांटी जाती है। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है सर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल निष्कर्ष 2 सही है। जैसे मैंने आपसे बात करूं इस चीज़ के बारे में, हमारे देश की जो महीने की इनकम है ना, इनकम नेशनल इनकम वो है लगभग 10,000 रुपये पर मंथ। कितनी है, 10,000 रुपये पर मंथ आ। लेकिन आप सब जानते होंगे कि कितने लोग हमारे 10,000 रुपये कमाते हैं। रेयर चांस होगा कि 10,000 रुपये, कई सारे हैं जो 10,000 से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और कई ऐसे हैं जो 10,000 से कम कमा रहे हैं, कुछ हैं जो 10,000 कमा रहे हैं। लेकिन नेशनल इनकम के अनुसार क्या है, नेशनल इनकम के अनुसार ये है कि हमें क्या पता चलता है कि इनकम सब जगह बराबर होनी चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइम मिनिस्टर एम्फेटिकली स्टेट दैट, जो प्राइम मिनिस्टर ने जोर देते हुए ये कहा, एम्फेटिकली मतलब जोर देते हुए कहा, एम्फेसिस मतलब जोर डाल के ये कहा है, हिज गवर्नमेंट विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट फॉर द अनलिफ्टमेंट ऑफ पुअर फार्मर एंड फार्म हैंड्स। की जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, जो सरकार है वो प्रत्येक संभव कोशिश करेगी किन लोगों के लिए, गरीब किसानों के लिए। फार्मेंट्स मतलब वो किसान के लिए ही आया है कि गरीब किसानों के उत्थान के लिए, अपलिफ्ट्स मतलब उत्थान के लिए, अपलिफ्ट्स मतलब उत्थान के, गरीब लोगों के उत्थान के लिए हर संभव कोशिश करेगी। कौन ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा है, जो हर बार हर कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर कहता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्ट पुअर फार्मर्स, एक्सेप्ट पुअर फार्मर्स एंड फार्म हेड्स, ऑल अदर हैव गॉट बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या कह रहा है, सेंटेंस सुनिए, कह रहा है कि पुअर फार्मर्स के अलावा सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। अरे भैया योजना किसके बारे में, पुअर फार्मर्स के बारे में, तो लाभ किसको मिलेगा, पुअर फार्मर्स को मिलेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। क्यों, इसमें कह रहा है कि पुअर फार्मर्स और फार्म हेड्स के अलावा जो इसके बेनिफिट हैं, जो फ्रूट्स हैं, बेनिफिट हैं, वो सभी को मिलेंगे। अरे भैया सबसे ज़्यादा किसको मिलेंगे, किसके लिए, केवल पुअर फार्मर्स के लिए, तो बाकी किसी को तो मिलेंगे नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, नो सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड इन द पास्ट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो भैया ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारे देश में प्रत्येक समस्या के उत्थान के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम तो चल ही रहे हैं। माना समस्या ख़त्म नहीं हुई, लेकिन प्रोग्राम तो चल रहे हैं ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो ना तो एक को फॉलो करता है, ना दो फॉलो करता है। तो क्या आंसर आने वाला है आपका, सर हमारा आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सत्य है ना ही दो सत्य है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द कैबिनेट ऑफ स्टेट एक्ट, किसी राज्य की जो कैबिनेट है
took certain steps to tackle milk glut in state as the cooperative and government dairies failed to use available milk। अब भैया एक गवर्नमेंट है ना, तो किसी न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट में क्या आया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और उनकी जो गवर्नमेंट डेयरीज हैं वो फेल हो गई हैं टू यूज़ द अवेलेबल मिल्क। जो दूध का इस्तेमाल करने में उनकी जो डेयरीज हैं वो फेल हो गई हैं। इस तरीके से मानो राजस्थान सरकार का उपक्रम क्या है, सरस डेयरी, तो वो एक तरीके से फेल हो गई है। आगे सुनते हैं भैया क्यों फेल हो गई। सुनते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ स्टेट एग्स इज मोर देन इट्स नीड। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखो क्या कह रहा है ना, तो टेकल द मिल्क ग्लट इन द स्टेट एज द कॉर्पोरेटिव गवर्नमेंट डेयरीज फेल टू यूज द अवेलेबल मिल्क। टू यूज द अवेलेबल मिल्क कह रहा है, जब अवेलेबल मिल्क को यूज करने में फेल हो गई हैं। तो अवेलेबल मिल्क को यूज करने में कब फेल होंगी, जब मोर देन इट्स नीड, जब क्या है दूध की मात्रा ज़्यादा है। तो दूध की मात्रा ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा है और इसकी मात्रा कम है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। द गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव डेयरीज इन स्टेट एक्स, मतलब जो राज्य की जो गवर्नमेंट डेयरीज हैं और जो भी हैं, आर नॉट इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी टू हैंडल सच एक्सेस मिल्क। तो उनके पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। और टेक्नोलॉजी के अभाव में वो इन चीज़ों की जो आपका अवेलेबल मिल्क है उसके जो प्रोडक्शन है उसको हैंडल करने में, जो उसका ग्लट में जो आपके पास मिल्क है, जो आपके पास एक्सेज में मिल्क है, उसको प्रयोग करने में नाकामयाब रही है। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। समझ में आ रहा है। तो दोनों पे रिसोर्स नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्या आंसर है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, पहला भी फॉलो करता है और दूसरा भी फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 10, द मैनेजर ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलेटेड मतलब बेइज्जती करना है, ह्यूमिलेटेड मतलब बेइज्जती करना। द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ कलीग्स। तो मैनेजर ने, कलीग्स का मतलब साथियों के साथ जो काम करते हैं ना संग में, ऑफिस में उन्हें बोलते हैं कलीग्स। तो कलीग्स के सामने सचिन का अपमान किया, सचिन की बेइज्जती की। ठीक है। द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन। अब भैया इस बारे में हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते, कई बार क्या होता है कि जो बच्चा हमें ज़्यादा पसंद होता है हम उसको ज़्यादा डांटते हैं, होता है ना। या फिर हो सकता है सचिन की कोई बड़ी गलती रही हो, सभी लोगों के सामने सचिन ने कोई ऐसी बात कही हो जो मैनेजर को बुरी लगी हो। तो पहला स्टेटमेंट के बारे में कोई हमें साफ सूचना नहीं है कि क्यों डांटा, हमें नहीं पता चला ना मैनेजर ने क्यों डांटा, तो हमें पता नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, सर जब पता नहीं है तो हम तीर में तुक्का नहीं लगा सकते, इसलिए हमारा 10th का पहला कंक्लूजन गलत है। दूसरा सुनिए, सचिन वाज नॉट पॉपुलर विद कलीग्स। भैया इसका भी जवाब नहीं है। कहीं ऐसा है कि सचिन पॉपुलर नहीं था, सचिन के लिए अगर कैसा होता कि सभी कलीग्स सचिन के साथ खड़े हो गए तो सचिन पॉपुलर था, या सभी कलीग्स हंसे तो ऐसा पता चलता है कि सचिन अनपॉपुलर था, सचिन से सब जलते थे। लेकिन हमें तो दोनों स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट से दोनों कंक्लूजन का पता नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सर हमें पता नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या ना तो 1 को फॉलो करता है ना 2 को फॉलो करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन आएगा आपका डी। ना तो 1 सही है ना 2 सही है, तो आपका ऑप्शन क्या आ गया बेटा, ऑप्शन आ गया सर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या बात करते हैं। सुनिए, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड सेवरल कंसेशन एंड ऑफर्ड अट्रैक्टिव पैकेज टूर ऑफ फॉरेन विजिटर्स। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, पीओ की एग्जाम में आया हुआ है, पीओ की में और कैट की में। किसकी में आया है, कैट की में। पीओ की में और कैट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी देश की सरकार ने, किसी देश की सरकार ने क्या करा है, अपने जो बहुत सारे पैकेजों को और छूट की घोषणा करी है विदेशी यात्रियों के लिए। जैसे भारत सरकार भी तो करती है, जो बाहर से आएगा, जो एफडीआई वगैरह का नाम सुना होगा आपने, कि विदेशी लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है, वही सारी की फॉरेन विजिटर्स आएंगे उनको भाई बहुत सारी छूट दी गई है। जैसे मालदीव जैसे एक देश सुना होगा आपने, मालदीव छोटा सा देश है लेकिन वो उस पर क्या है, मेन जो उसका जो टूरिज्म है, मेन जो उसका जो पैसे कमाने का इनकम है वो टूरिज्म है। जैसे गोवा की बात करते हैं, गोवा में क्या है, टूरिज्म ही तो मेन चीज़ है। तो उसने क्या करा, किसी देश ने वहाँ टूरिज्म के लिए, फॉरेन विजिटर्स के लिए बहुत सारी छूटें घोषणा की है। इसका मतलब क्या है कि वो देश क्या चाहता है कि उसके यहाँ पे अधिक से अधिक विजिटर आए। क्या चाहता है, अधिक से अधिक विजिटर आए, अधिक से अधिक टूरिस्ट उसके यहाँ घूमने आए। सुनते हैं क्या स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन क्या है।
नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विल विजिट द कंट्री। बिल्कुल आएंगे, आपने मेहनत करी है तो आपका काम सक्सेस होगा। अरे कोई देश ने अपने यहाँ पे किराया कम कर दिया, घूमने पे बिल्कुल छूट दे दी, आप वहाँ कुछ भी कर सकते हो, आपको आदर सत्कार मिल रहा है तो आप वहाँ घूमने बिल्कुल जाओगे ना। तो बिल्कुल सही है सर, पहला स्टेटमेंट सही है। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्ट सीम्स टू बी सीरियस टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। अट्रैक्ट ही तो कर रही है टूरिस्ट को, तभी तो उसने क्या करा, सेवरल कंसेशन, बहुत सारी छूट दी है और अट्रैक्टिव पैकेज दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि अधिक से अधिक क्या आए उसके यहाँ विजिटर्स आए, अधिक से अधिक क्या आए उसके यहाँ टूरिस्ट आए। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। क्लियर है? पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। तो सत्य सत्य हो गए दोनों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्राइम एज स्कूल, प्राइम एज मतलब जो स्कूल का प्राइम एज होता है आपका, हम मान सकते हैं प्राइम एज होता है आपका 9 से 16 टाइप का, 9 से 16 या जो भी प्राइम एज है। गोइंग चिल्ड्रन इन अर्बन इंडिया हैव नाउ बिकम, अर्बन का मतलब शहरी, गोइंग चिल्ड्रन इन अर्बन इंडिया हैव नाउ बिकम एविड एज वेल एज मोर रेगुलर व्यूअर्स ऑफ टेलीविजन। तो भैया आपके जो कह रहा है कि रूरल एरिया, सॉरी अर्बन एरिया, शहरी एरिया में कि टीवी के दर्शक बढ़ चुके हैं। इवन इन हाउस होल्ड विदाउट ए टीवी एज ए रिजल्ट देयर हैज बीन एन अलार्मिंग डिक्लाइन इन द एक्सटेंट ऑफ रीडरशिप ऑफ न्यूज पेपर। अब क्या कह रहा है, ये भी पेपर है ना, पता है पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि न्यूज पेपरों की रीडरशिप में, न्यूज पेपरों की रीडरशिप में मतलब न्यूज पेपर के पाठकों में डिक्लाइन आया है, पतन हुआ। डिक्लाइन का मतलब कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं। क्या देखते हैं? न्यूज़ चैनल देखते हैं। किस पे? टीवी पे देखते हैं। तो इसलिए, या विदाउट टीवी तब भी काय पे देख लेते हैं, मोबाइल पे देख लेते हैं। तो इससे क्या है, अलार्मिंग डिक्लाइन। अलार्मिंग डिक्लाइन का मतलब एकदम खतरनाक वाली कमी आई है न्यूज़ पेपर की रीडरशिप में। जैसे अभी हाल फिलहाल की बात करूं कि आपको पता होगा कोरोना जो टाइम चल रहा था तब किसी ने ये सूचना फैलाई, अफवाहें आई थी, रूमर्स आई थी कि जो कागज़ है वो भी क्या करता है, कोरोना को फैलाता है। तो बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर बंद कर दिया था। तो यही चीज़ है, जब आपके पास न्यूज़पेपर, क्या लोगे, जब आपके पास 24 घंटे न्यूज़ चैनल हैं तो इससे क्या, न्यूज़पेपर की जो रीडरशिप है उसमें कमी आई है। देखते हैं क्या कह रहा है। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप न्यूज़पेपर शुड बी डिवाइज्ड। क्या कह रहा है कि मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप की जो रीडरशिप के तरीके, मेथड किसके, रीडरशिप के, पाठकों के, न्यूज़पेपर के, शुड बी डिवाइड, उसे क्या करना चाहिए, डिवाइड। कम हो गए बेटा, ये भी कोई तरीका नहीं है, रिवाइज करना चाहिए, डिवाइज नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिवाइज करना चाहिए। डिवाइज की जगह क्या करना चाहिए? रिवाइज्ड करना चाहिए। रिवाइज्ड का मतलब क्या जानते हो? उसकी पुनर्अवलोकन करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। अरे भैया आपके न्यूज़पेपर की कमी होती जा रही है तो आपको पुराने तरीके चालू रखने चाहिए, आपके पुराने तरीकों को रिवाइज करना चाहिए कि भैया हमारे में कमी क्यों आई, रिवाइज करना चाहिए ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स शुड बी सेंट टू द अदर कंट्री टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टीवी ऑन द रीडरशिप ऑफ, टू द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, कि भैया आपको दूसरे देश में भेजना चाहिए रीडरशिप न्यूज़पेपर के लिए। भैया ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? सिर्फ भेजना चाहिए हमारे अनुमान से। तो अनुमान से क्या मतलब है, स्टेटमेंट में दिया है क्या कुछ? आप तो कहोगे कि भैया हमें क्या कहते हैं, विदेश घूमने भेज दो ताकि हम ये अध्ययन करके पाएँ कि न्यूज़पेपरों का क्या प्रभाव पड़ता है, टीवी का न्यूज़पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरे इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? हर देश की अलग सुविधाएं अलग होती हैं। आज इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। आप ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन जाके ये अध्ययन करोगे कि भारत में न्यूज़पेपर क्यों कम होते जा रहे हैं, तो ये कोई तुक है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन चलो तुक मानी भी मैंने ये वाली बात की, लेकिन स्टेटमेंट में इस चीज़ के बारे में दे रखा है क्या? अगर स्टेटमेंट के हिसाब से डिवाइड की जगह रिवाइज होता तो आपका एक सही होता। क्यों सही होता? क्योंकि लगातार कमी हो रही है तो हो सकता है कि जो मेथड होता है उसे क्या करना चाहिए, रिवाइज कराना चाहिए था। तो पहला स्टेटमेंट सही था, लेकिन अभी तो डिवाइज करा है। डिवाइज का मतलब तो ये हो गया कि भैया पुराने तरीक़ों पे ही लागू है, तो ऐसा थोड़ी है कंपनी। तो बिल्कुल आपका क्या गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ना तो एक सही है ना दो सही है। तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना दो सही है। क्लियर है बेटा? ना तो एक सही है ना दो सही है। देखिए मैं यहाँ पे हूँ, दिख रहा हूँ आप लोगों को, घर से वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर,
बेटा बाय बाय, आगे क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा बाय। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.